आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे आपके पेपर मानव भूगोल के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था मानव भूगोल के परिचय, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य एवं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत, यानी आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी विषय का अध्ययन करने के लिए जो अपन उसका अध्ययन क्षेत्र या उसका विषय वस्तु या अपन कहें कि उसके तथ्य के बारे में जो अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले वो तथ्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं, किस प्रकार वो उस विषय वस्तु में उन कंटेंट्स को जोड़ा जाता है, तो उसका मुख्य क्या होता है, एक नियम होता है। यानी जो तथ्य या विषय वस्तु जो उस विषय के लिए निर्धारित की गई है, वो एक नियम को लेकर के या उस नियम के आधार पर ही यह विषय वस्तु निर्धारित की गई है। तो उन नियमों को ही क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। यानी मानव भूगोल के जो तथ्य या विषय वस्तु है वो किन नियमों पे आधारित है, या अपन उन कहेंगे कि उन नियमों को क्या कहेंगे, सिद्धांत, कि किन सिद्धांतों पे आधारित है। तो आज अपनी इस क्लास का जो टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत। सबसे पहले मानव भूगोल में 3 सिद्धांत मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। कौन सा होता है? क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। नंबर 2 जो होता है वो होता है पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत। और नंबर 3 होता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत मानव भूगोल के मुख्य सिद्धांत माने जाते हैं। और आज की अपनी इस क्लास का जो टॉपिक है या अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे कौन से सिद्धांत के बारे में? क्रियाशीलता का या परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखते साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो देखने के बाद भी आप अपने द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट को एक बार पढ़ेंगे तो ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि ब्रुंज के अनुसार, ब्रुंज महोदय के अनुसार उन्होंने एक लाइन बोली है कि अपने चारों ओर की सभी वस्तुएं क्या है, परिवर्तनशील है। यानी ब्रुंज महोदय की यह लाइन क्या स्पष्ट करती है कि अपने चारों ओर की, अपन जहाँ खड़े हैं, हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं, अपने चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु क्या है, परिवर्तनशील है। यानी कोई भी वस्तु क्या है कि स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। या अपन यहाँ यह भी कह सकते हैं कि वो हर समय कुछ ना कुछ क्रिया करती रहती है, जैसा कि अपना सिद्धांत का नाम है और इससे आपको स्पष्ट भी हो रहा है, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। यानी वह वस्तु प्रत्येक समय कुछ ना कुछ क्रिया करती रहती है, उसमें हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसका उदाहरण आप कहीं भी ले लीजिए, जैसे अपने खेत में उत्पन्न होने वाली जो गेहूं है, सबसे पहले अपन अपने खेत में क्या करते हैं, बीज डालते हैं। और बीज से लेकर के जब अपने सामने आपने खेत में डाला था छोटा सा बीज, और इस बीज से छोटा सा पौधा बना, छोटे से पौधे से थोड़ा और ग्रोथ करता हुआ बड़ा पौधा बना, और फिर उसके बाद उस पर बालियां भी लगने लग गई, और उस बालियों से आपने क्या कर लिया, पुनः बीज यानी पुनः गेहूं भी प्राप्त कर ली। क्या कर ली? पुनः गेहूं भी प्राप्त कर ली। तो आप ये सोचिए कि एक बीज से लेकर के जब इसकी ये ग्रोथ होती गई, तो ये एकदम से तो ग्रोथ हुई नहीं होगी, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन भी आया होगा। आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये सोचिए कि ये धीरे धीरे परिवर्तन नहीं है, ये इसमें क्या है, हर क्षण हर समय हर पल इसमें परिवर्तन होता गया है। यह हर समय इसमें कुछ ना कुछ क्रिया होती रही है, जिससे बीज से यह अंकुरित होकर के छोटा सा पौधा बना, छोटे पौधे से उसने बड़ी ग्रोथ की, बड़ी से और बड़ी की, और उसमें क्या है, फल प्राप्त होने लग गए। तो ये कुछ परिवर्तन या कुछ क्रियाएं जिसको अपन हर पल और हर क्षण जो उसमें क्रियाएं थी उसको अपन माप नहीं सकते, उनकी जांच अपन नहीं कर सकते, लेकिन अपने को ये पता है कि उनमें क्या हो रही है, हर पल हर क्षण क्रिया हो रही है। इसी प्रकार
अगर हम लोग यहाँ उदाहरण लेते हैं किसका, स्वयं मनुष्य के बारे में, किसके बारे में, स्वयं मनुष्य के बारे में, तो आपको पता होगा कि मनुष्य एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, यानी सबसे पहले उसकी आती है शिशुआवस्था, जब वो एक छोटा शिशु होता है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, यानी उसमें क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। बाल्यावस्था के बाद क्या आती है, युवावस्था, युवावस्था के बाद क्या आती है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद क्या आती है, वृद्धावस्था। और इस प्रकार जो एक शिशु के रूप में मनुष्य ने जन्म लिया था, वो आपके देखते देखते वृद्धावस्था में भी आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो ये परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन हर समय हर पल उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रही हैं। तो ब्रुंज महोदय ने भी अपनी लाइन के द्वारा यही समझाया है कि अपने चारों ओर, चाहे वो प्राकृतिक तत्व हो चाहे वो भौतिक तत्व हो, वो क्या है, हर समय क्रिया करते रहते हैं, या आप लोग कहेंगे कि वो परिवर्तन उसमें होता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी तल पर, यानी जिस प्रकार मनुष्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार अगर अपन बात करें स्वयं पृथ्वी के बारे में, किसके बारे में, स्वयं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी भी, कल मैंने आपको एक, या इसे पिछले की क्लास में मैंने आपको एक परिभाषा भी बताई थी, किसकी, कुमारी सैंपल की परिभाषा, कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के जो परिवर्तनशील संबंध है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो ये अस्थायी पृथ्वी, यानी पृथ्वी के ऊपर भी हर समय कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। पृथ्वी जो है वो खुद अपने जगह पे क्या करती है, भ्रमण करती रहती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है, और अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती रहती है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि पृथ्वी तल पे कौन कौन सी ऐसी मुख्य शक्तियाँ हैं जो कि परिवर्तन यहाँ प्रस्तुत करती हैं। तो पृथ्वी तल पर परिवर्तनकारी शक्तियों में नंबर 1 मैं बात करूँ तो वो आता है पृथ्वी के सौर संबंध, पृथ्वी के सौर संबंध, पृथ्वी के सौर संबंध, यानी पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है, स्वयं एक ग्रह है। क्या है, स्वयं पृथ्वी एक ग्रह है, और इस ग्रह के आधार पर ही पृथ्वी, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने अक्ष पे, अपने ऑर्बिट पे घूमती रहती है, और अपने ऑर्बिट पे, अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है, यानी सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है। यानी ये क्या है, हर समय क्रिया करती रहती है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, अपने ऑर्बिट पे घूमना, जिससे क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं, यानी पृथ्वी ने क्रिया की और क्रिया से क्या हुए, परिवर्तन हुए। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण करना, जिसकी वजह से अपने पृथ्वी तल पे क्या बनते हैं, मौसमीय घटनाएं होती है, सर्दी गर्मी होती है। तो ये मौसमीय घटनाएं किस वजह से, कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इसमें परिवर्तन हर समय होता रहता है, यह भी एक शक्ति है। नेक्स्ट है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ, यानी पृथ्वी की टेक्टोनिक्स पावर्स जो होती है। टेक्टोनिक्स का मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली विवर्तनिक शक्तियाँ, जो कि 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अकस्मात, और एक होती है कि धीरे धीरे होने वाली क्रियाएं। अकस्मात की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी तल के ऊपर होने वाली भूकंप की घटनाएं या ज्वालामुखी का फूटना क्या है, एकदम से होने वाला परिवर्तन है, जिसका आपने पहले से महसूस भी नहीं किया, और एकदम से आप देखते हैं कि उसकी वजह से पृथ्वी तल पे कितने परिवर्तन हो जाते हैं। धीरे धीरे होने वाली घटनाएं, जैसे पर्वतों का बनना, नदियों का निकलना, नदियों के द्वारा बाढ़ के मैदान का बनना, ये क्या है, क्रियाएं हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन इसके परिवर्तन आपको दिखाई भी देते हैं। वो एक अलग बात है कि एक लंबे समय के बाद इसके परिवर्तन अपने को स्पष्ट होते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी तल के ऊपर ये विवर्तनिक शक्तियाँ काम करती हैं। नेक्स्ट है सूर्य शक्ति। सूर्य शक्ति, जिस प्रकार से पृथ्वी
हर समय कुछ ना कुछ क्रिया करती रहती है, उसी प्रकार से सूर्य शक्ति, सूर्य के द्वारा भी की जाने वाली क्रियाएं, जैसे सूर्य से आने वाला तप क्या कहलाता है, सूर्य तप कहलाता है। और इस सूर्य तप की वजह से पृथ्वी तल पे जो तापमान अपने को प्राप्त होता है, और इस तापमान के होने से वायु का तापमान बदलता है। वायु के तापमान के बदलने से वायु में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। यानी इसमें जो क्रियाएं हो रही हैं और उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्या है, सूर्य शक्ति, यानी सूर्य के द्वारा लगने वाली शक्ति के द्वारा होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने पृथ्वी तल के ऊपर लगने वाला एक ऐसा बल जो कि इस पृथ्वी तल पे जो असंतुलित तत्व हैं या असंतुलित पिंड हैं, जो कि कम भार के भी हैं, ज़्यादा भार के भी हैं, उन सब में संतुलन अगर बनाया हुआ है तो कौन से बल ने, गुरुत्वाकर्षण बल ने। इसके अलावा पृथ्वी तल पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जिनको उनकी प्राण वायु के बारे में अपन बात करें तो ऑक्सीजन, और उनके ऑक्सीजन की यह प्राप्ति कहाँ से होती है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही होती है। यानी अपने वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, जो विभिन्न लेयर्स हैं, इन लेयर्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन गैसों की क्या होती है, विद्यमान होती है, इन गैसों की व्याप्तता होती है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऑक्सीजन जो है वो क्या है कि धरातल के एकदम नजदीक की सतह शोभ मंडल में यह क्या होती है, व्याप्त होती है। और इस ऑक्सीजन के कारण ही इस पृथ्वी तल पे व्याप्त जो या पृथ्वी तल पे रहने वाला जीव जंतु जो है उस ऑक्सीजन को प्राप्त कर पाता है और उसका जीवन संभव हो पाता है। नेक्स्ट आता है जैविक शक्ति। जैविक शक्ति यानी अपने पृथ्वी तल के ऊपर जो फैला हुआ जीव जंतु है, ये भी क्या करता है, हर क्षण इसमें कुछ ना कुछ, हर समय इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल चट्टानों के ऊपर भी छोटे छोटे जीव, या इसके ऊपर चट्टानों के ऊपर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनमें जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ये एक तरह से क्या करते हैं, चट्टान का सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। यानी चट्टान को एकदम से टूटना, इसका अपक्षय होना, इसका अपर्दन होना, उससे क्या करते हैं ये जीव जंतु या ये वनस्पति जो है जो बचाव करती है। लेकिन आप देखेंगे कि बचाव करने के साथ साथ ये जीव जंतु भी, ये वनस्पति भी धीरे धीरे चट्टान में छेद करने का कार्य करती है, जिससे चट्टानों में धीरे धीरे चटकने पड़ना, इन सब की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। यानी इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं और कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और लास्ट जो परिवर्तनकारी शक्ति है वो क्या है, मानव शक्ति। यानी इस पृथ्वी तल के ऊपर स्वयं मानव के द्वारा जो हर समय जो परिवर्तन किए जाते हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, और इस क्रियाओं के आधार पर ही आज का मनुष्य आप देखते हैं कि पहले की बजाय अपने आप को कितना विकसित कर चुका है। जहां मनुष्य ने आग का आविष्कार किया और इन आविष्कारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने आप को एक मशीन के समान उसने प्रस्तुत इस समाज के सामने कर दिया है। तो ये क्या है, मानव शक्ति, कि मानव की शक्ति ने किस प्रकार से क्रियाएं और किस प्रकार से परिवर्तन किए हैं। तो ये क्या है, मुख्य परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो पृथ्वी तल पे हैं। यानी पृथ्वी तल पे इन शक्तियों के कारण ही क्या होता है, हर समय क्रियाएं या हर समय परिवर्तन होते रहते हैं। अगर इसके आगे अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि पृथ्वी के साथ साथ जो ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, उनमें अगर मैं अलग से आपको उदाहरण दूं तो वो आता है नदी का उदाहरण। किसका उदाहरण, नदी का उदाहरण। यानी जैसे मनुष्य क्रियाएं करता है, पृथ्वी तल पे ये सारी शक्तियां जो है ये कार्य करती हैं। इसी में अगर मैं उदाहरण दूं नदी का, तो नदी जब निकलती है, अपने उद्गम स्थल से निकलती है, तो कौन सी अवस्था में होती है, बाल्यावस्था वो नदी की होती है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि नदी जब बाल्यावस्था में होती है तो वो अपनी घाटी को गहराई में अपनी, फॉर एग्जाम्पल ये नदी है, ये अपने उद्गम स्थल से निकली है और उद्गम स्थल से निकलते ही अपनी घाटी को गहरा करने में मुख्य रोल उसका होता है। इस घाटी को चौड़ा नहीं कर रही है, यहाँ क्या कर रही है, गहरा कर रही है। और एक इसकी मुख्य विशेषता कि नदी के बाल्यावस्था में ही क्या पाए जाते हैं, जलप्रपात, वाटरफॉल जिनको इंग्लिश में कहते हैं, ये मुख्य रूप से नदी की बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। इस बाल्यावस्था के बाद जब नदी
अपनी युवावस्था में आती हैं। किस में आती है? ये हो गई इसकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। नेक्स्ट जब नदी आती है युवावस्था में, युवावस्था में आती है तो नदी जहाँ अपनी घाटी को गहरा कर रही थी, वहीं युवावस्था में आते आते नदी अपनी घाटी को क्या करने लग जाती है? चौड़ाई में काटना शुरू कर देती है, यानी अपनी चौड़ाई को बढ़ाती है। कौन सी अवस्था में? युवावस्था में। और युवावस्था से आते 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 जब वह आ जाती है वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में आ जाती है तो धीरे धीरे नदी जो है वो अपने स्थान को या अपने रास्ते को पुनः संकरित करती हुई और आपका जो चौड़ा किया हुआ जो इसका रास्ता था वहाँ ये क्या बनाती है? बाढ़ का मैदान बनाती है। क्या बनाती है? बाढ़ का मैदान बनाती है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा कि नदी अपनी युवावस्था में, नदी अपनी बाल्यावस्था में अपनी घाटी को क्या करती है? गहरा करती है। नदी अपनी युवावस्था में क्या करती है? अपनी घाटी को चौड़ा करती है और अपने वृद्धावस्था में क्या करती है? बाढ़ का मैदान बनाती है। और इस प्रकार वह अंत में अपने अंत बिंदु तक पहुंच जाती है, चाहे उसको सागर में मिलना हो, चाहे वो महासागर में मिल रही हो। तो इस प्रकार से नदी अपने अंत समय तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पृथ्वी तल के ऊपर हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा अगर अपन उदाहरण ले स्वयं मनुष्य का, यानी स्वयं मनुष्य भी क्या है? एक परिवर्तनशील है, यानी हर समय उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसका उदाहरण अगर अपन लेते हैं जनसंख्या, किसका लेते हैं? जनसंख्या का। जनसंख्या सन 1901 में 23 करोड़ थी। सन 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 23 करोड़। जबकि इसमें होने वाला परिवर्तन और मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं धीरे धीरे मनुष्य विकसित होता गया और यहाँ जो परिवर्तन आए सन 1951 में 62 करोड़। कितनी हो गई? सन 1951 में 62 करोड़, जो सन 1901 में थी कितनी? 23 करोड़, और वो 1951 में हो गई 36 करोड़। 36 करोड़। और इस प्रकार होते होते 2001 आ जाता है, 2011 भी आ जाता है और 1951 की 36 करोड़ की यह जनसंख्या 2001 के आते आते 103 करोड़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 103 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार अपने भारत की जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या कहाँ की? भारत की। और अपने जनगणना 2021 के 11 में थी 121 करोड़, तो जनगणना 2021 के अनुसार अपने भारत की जनगणना जनसंख्या क्या होगी? 132 करोड़ के आसपास अपने भारतवर्ष की जनसंख्या होगी। तो ये क्या है? मनुष्य में भी जो परिवर्तन हुए हैं वो उनका उदाहरण है। इस प्रकार अपना यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि अपने मानव की संस्कृति का अध्ययन अगर अपन करते हैं किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत, तो उसकी हर समय होने वाले क्रिया और परिवर्तन के आधार पे अपने को यह अध्ययन करना चाहिए। जब ही अपन मनुष्य के द्वारा की गई प्रकृति का या मनुष्य के द्वारा की गई प्रगति का अध्ययन एकदम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इस प्रकार आज अपनी इस क्लास का यह टॉपिक कंप्लीट होता है, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए अपने शॉर्ट नोट्स को देख लीजिए ताकि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।